So introduction was given to you for this chapter 15, and the introduction is that Edward Wilson has given the terms biodiversity, and biodiversity refers to the variety of life and forms and habitat in the defined area. बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स होते हैं, ये हमने देख लिया था, जेनेटिक स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक वेरिएशन स्पीशीज में जो होती है जिनके जीन्स अलग अलग होते हैं, डीएनए अलग अलग होते हैं, वही जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाती है। नंबर ऑफ जीन्स हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। स्पीशीज डाइवर्सिटी स्पीशीज के लेवल पे है। वेस्टर्न घाट्स ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज है इंडिया में ही, और ईस्टर्न घाट्स पे कम है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इकोसिस्टम की है। इंडिया में बहुत तरह तरह के इकोसिस्टम है, कहीं डेजर्ट, कहीं रेनफॉल्स, कहीं वेटलैंड्स हैं। IUCN ने बताया कि बायोडाइवर्सिटी 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज होनी चाहिए अर्थ पे, जबकि हैं 7 मिलियन, एंड मोर 70% जो स्पीशीज हैं वो एनिमल्स और प्लांट की है, वो एल्गी फंगी में से है। अमंग द इंसेक्ट्स आर मेकिंग 70%, और 10 एनिमल्स में से 7 एनिमल्स इंसेक्ट्स हैं। एंड in India, only 2.4% world's land area, but share 8.1% of global species। ये हमने देख लिया था कल कि इतना छोटा एरिया होने के बाद भी इसमें डाइवर्सिटी ज्यादा है। पाई चार्ट्स हमने डिस्कस किए थे, इनमें से यहाँ पर आपको बताया है रिलेटिव परसेंटेज जितनी है स्पीशीज की इन द रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल फंगी। जो फंगी हैं वो कितनी अमाउंट में है, तो 50% से ज्यादा एंजियोस्पर्म्स के इक्विवेलेंट फंगी हैं। और फंगी बाकी जो स्पीशीज हैं ये क्या है, कम है। एल्गेस प्लांट्स में फिर नेक्स्ट नंबर पे आते हैं आफ्टर एंजियोस्पर्म एंड फंगी, एंड देन आते हैं आपके अदर यानी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड देन लाइकेन्स। जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, लाइकन एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगी का, एल्गी एंड फंगी। Lichen is the association of this, उसका परसेंटेज रहता है इतना। पाई चार्ट से हम रिलेटिव परसेंटेज देख सकते हैं इन सारे ऑर्गेनिजम्स का। पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी दो फैक्टर्स से क्या होती है, अफेक्ट होती है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स की वजह से, क्योंकि हमारे लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, अर्थ हमारी राउंड है, तो इक्वेटर के ऊपर की तरफ जाते जाते लैटिट्यूड्स क्या होते जाते हैं, पोल्स की तरफ हम जाते रहते हैं, तो उससे हमारा जो टेम्परेचर होता है डिक्रीज होता रहता है जब एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू लैटिट्यूड्स। इसकी वजह से ऊपर फ्रीजेड जोन होने की वजह से ग्लेशिएशन देखा जाता है, स्पीशीज कम इवॉल्व होती है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि ट्रॉपिक्स में ज्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू वी कैन से हायर लैटिट्यूड्स। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 71 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे 23 डिग्री नॉर्थ से, तो क्या हो जाएगा, हम देखेंगे स्पीशीज कम हो जाएंगी। तो 41 डिग्री पे 1400 आ गई, ठीक है, स्पीशीज जो कि न्यूयॉर्क में है। एंड 41 डिग्री ग्रीन 105 हो गई। फिर ग्रीनलैंड में आते आते 71 डिग्री पे सिर्फ 56 स्पीशीज रह गई। तो ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर पोल्स की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर स्पीशीज का नंबर क्या होता है, कम होता जाता है। अमेजोनियन फॉरेस्ट, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, has the greatest biodiversity on the earth, and it has to more than 40,000 species of the plants, 3,000 species of fish, and 1,300 species, 427 mammals and 427 amphibians है, and 378 reptiles हैं. No more than we have various hypotheses for very higher diversity in tropic proposed by ecologists and evolutionary biologists. Our temperate regions have undergone frequent glaciation in the past. It killed most species. बहुत सारी species ऐसी हैं जो खत्म भी हो गई हैं। And tropical latitudes remain undisturbed, और जबकि tropical area undisturbed होते हैं on the effect of the temperatures. Tropical environmental seasonal which promote niche specialization, कम सीजनल होते हैं, ज्यादा वेरिएशन उनमें नहीं होता, इसलिए niche specialization आराम से होती है।
मतलब नई नई स्पीशीज ज्यादा बन पाती हैं। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी। पे हमने नेचुरलिस्ट थे, जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, उनका इमेज दिख रहा है आपको। और ये स्पीशीज एरिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिलेशनशिप देखा गया है। इन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बीच में ऐसा रिलेशनशिप आया कि जैसे जैसे सबसे पहले हम अगर एक्स एक्सिस पे एरिया रखें और यहाँ नंबर ऑफ स्पीशीज रखें, तो पहले तो वो क्या होगी, एरिया बढ़ाएंगे, एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेंगी। बट फिर धीरे 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 करके वो एक कर्व में ऐसे इवॉल्व हो जाएगा। एंड अगर इसे लॉग एक्सिस से बनाए तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हमने कल देखा था एनसीईआरटी से। एंड नाउ यहाँ पर एक पूरा लॉग स्केल में जब हम इसे बनाएंगे तो स्पीशीज एरिया रिचनेस और एरिया दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है S = CAZ। एंड यहाँ पर फिर लॉग लगाते हैं, इन्हें लॉगरिथमिक स्केल पर इसे बनाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा log S = log C। एंड z पावर आगे आ जाएगी a के इधर, और जो मल्टीप्लाई वाले होते हैं उनमें लॉग में करते वक्त प्लस आ जाता है तो log C प्लस z log a हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन विच इज चेंज आफ्टर टेकिंग द log। स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड इकोसिस्टम की हेल्थ इस पे डिपेंड करती है कि इकोसिस्टम कितना डाइवर्स है। अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाएगी इकोसिस्टम में तो इकोसिस्टम मोर स्टेबल रहेगा, मोर प्रोडक्टिव रहेगा एंड इकोसिस्टम की हेल्थ मेंटेन रहेगी। तो दिस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन कितनी रिच डाइवर्सिटी इकोसिस्टम में है। ह्यूमन की एक्टिविटीज कुछ ऐसी हैं जो कि इकोसिस्टम की हेल्थ पे असर कर रही हैं, बिकॉज इकोसिस्टम की हेल्थ क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। एंड बहुत सारी ऐसी आपकी प्रजातियां हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत कम हो चुकी है। एंड दिस इज द रीजंस फॉर दिस आर 4 रीजंस। हमने कल भी डिस्कस किया था, इन्हें इवल क्वार्टेट भी कहते हैं। एंड दिस आर हैबिटेट लॉस, ठीक है, एंड invasion by some alien species, को एक्सटिंक्शंस। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स थे। और उससे पहले यहाँ पर इस स्लाइड में जो आप देख रहे हो कुछ ऐसे बताए हुए हैं कि ये जो ह्यूमन एक्सटिंक्शन चल रहा है वो अभी हमारा एक्सटिंक्शन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से चल रहा है, जिससे रैपिडली बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होती जा रही है। मोर देन 15,500 स्पीशीज हैं ये थ्रेट फेस कर रही हैं। At present, 12% of bird and 23% and 32% of amphibians and 31% of gymnosperm ये थ्रेट एक्सटिंक्शन होने की थ्रेट में है। तो ये नंबर्स आप याद रख सकते हैं कि these are the endangered species which are at the face of extinction। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्वागा अफ्रीका का पहले ऐसा एनिमल अफ्रीका में मिलता था क्वागा नाम का। एंड स्टेलर सी कॉ इस तरह की एक फिश होती थी, वो भी हो चुकी है। थ्रू कंटिन्यूअस इसकी मीट के लिए इसको एक्सप्लॉइट किया जाता था, बहुत ज़्यादा इसको खाया जाता था, इसलिए ये अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। डोडो मॉरिशस का एक ऐसा बर्ड था, इसे ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। एंड थैलासाइन, ठीक है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म थे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मास एक्सटिंक्शन इसे कहते हैं जब बहुत लार्ज अमाउंट में बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीशीज एक साथ खत्म हो जाते हैं, उसे मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। और नेचुरल कैलामिटी की वजह से होते हैं, कोई भी वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से
लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज एक साथ खत्म होते हैं, उसी को मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन, ये 5th एपिसोड चल रहा है। बिग 5 मास एक्सटिंक्शन जो हुए हैं वो अलग अलग पीरियड में हुए हैं अर्थ के। ओर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन कहलाता है, एक एंड ऑफ ओर्डोविशियन पीरियड। अर्थ की जो लाइफ हिस्ट्री है वो पीरियड्स में डिवाइडेड है, तो उसमें से एक को बोलते हैं ओर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन, देन लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन और एंड ऑफ पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन। तो उनमें से 3 के नाम इधर दिखाए हुए हैं आपको। 6th एक्सटिंक्शन अब जो प्रेजेंट प्रोग्रेस में है, 5 हो चुके हैं ऑलरेडी, 6th जो एक्सटिंक्शन है वो अभी चल रहा है। यह एंथ्रोपोसीन और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होने वाला एक्सटिंक्शन है। इसकी जो स्पीड है वो 1000 टाइम फास्टर है देन द अदर, क्योंकि अब जो स्पीशीज है वो बहुत जल्दी खत्म हो रही हैं, जो जैसे प्री ह्यूमन टाइम्स में खत्म होती थी उनसे भी ज्यादा जल्दी अब खत्म हो रही हैं। इकोलॉजिस्ट ने वार्न किया अगर हमने इसको ट्रेंड को सही नहीं किया तो हमारी आधी से ज्यादा स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी के लॉस का क्या इफेक्ट है? इससे पौधे जो होंगे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगी। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट परटर्बेंस, इन्वायरमेंट का जो डिस्टर्बेंस है उसको हम लोग उससे रेजिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम में वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी, इकोसिस्टम अब इतने स्टेबल नहीं हो पाएंगे। कॉजेज बायोडाइवर्सिटी के 4 हैं लॉस के, इसमें से 3 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज, और जो नहीं यहाँ पर नाम आ रहा उसका नाम है को एक्सटिंक्शन। ऐसे स्पीशीज जो आपस में ही इवॉल्व हुए हैं, जो को इवॉल्व हुए हैं, जो साथ में ही ग्रो होते हैं, वो साथ में ही एक्सटिंक्ट भी होंगे, तो दे विल बी को एक्सटिंक्शंस। Co-extinction will be there, and over-exploitation causes of biodiversity loss is there, and habitat loss and fragmentation is there, and alien species invasion is there. One by one, these are explained here. Destruction of habitat is the primary cause of extinction. हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होना ही सबसे पहला तो एक्सटिंक्शन का कॉज होता है। कोई स्पीशीज खत्म ही तब होती है जब उसका घर उजाड़ दिया जाता है। तो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनिशियली कवर्ड 14% ऑफ द लैंड बट नाउ ओनली 6%। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 14% लैंड पहले उसकी थी, बट अब सिर्फ 6% लैंड रह गई है रेन फॉरेस्ट के अंदर में। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स बोला जाता है प्लैनेट का, व्हेन लार्ज साइज हैबिटेट आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए जब बहुत बड़े बड़े हैबिटेट्स को खत्म किया जाता है तो छोटे से हैबिटेट बचते हैं, जिससे कि थ्रेट होता है एक्सटिंक्शन का। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ग्रीड की वजह से लोग बहुत सारे जानवरों को के मीट को खाने लग गए, इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से खत्म। तो पिजन्स भी खत्म हो गए हैं और बहुत सारी स्पीशीज फिशेस की खत्म हो गई। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, दूसरी तरह की मछलियां डालने से किसी भी वाटर बॉडी में, जैसे नाइल पर्च को जब डाला इंडिया में, अफ्रीका में नाइल पर्च नाम की मछली को जब डाला तो इसने अफ्रीकन चिचलिड फिश को खत्म कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया। एलियन स्पीशीज जब नए इकोसिस्टम में आती है तो वो प्रेडेटर हो सकती है किसी भी नेटिव स्पीशीज का और वो उसको पूरी खत्म कर सकती है। ऐसे जो एक्सटिंक्शन होता है वो एलियन स्पीशीज के इन्वेजन के थ्रू होता है। तो इसका एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया है, नाइल पर्च हैज एक्सटिंक्ट द अफ्रीकन चिचलिड फिश। एंड एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जांपल है द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश कैरिपिनियस। इसको जब हमने क्या किया, अफ्रीकन कैटफिश को इंडिया में करा तो इंडिया की कैटफिशेस खत्म। ठीक है, तो अगर हम बाहर की मछलियों को कोई कहीं फॉरेन की दूसरी जगह की मछलियों को अपनी जगह में लाते हैं तो वो दूसरी हमारी वाली ओरिजिनल मछलियों को खत्म कर सकती है। कैरेट ग्रास, ये कैरेट ग्रास का एग्जाम्पल है। ये एक ऐसा वीड होता है
जिसको जब ग्रो करते हैं तो ये सब जगह बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी फैलता है, और इसको भी, ये भी ऐसे ही पूरी इंडिया में फैल चुका है। एंड लैंटाना is also one of the weed which is also you can see here and there growing, producing the flowers। एंड नीचे जो इसका एग्जांपल दिया है ये हाइसिंथ है, वाटर हाइसिंथ, एक और नाम वाटर हाइसिंथ से बोलते हैं। और ये भी टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले बंगाल में ये इंट्रोड्यूस हुआ, फिर अब ये सब जगह पॉन्ड में उगता रहता है। दिस इज द वाटर एक्वेटिक वीड है, ये एक्वेटिक वीड है। ऊपर वाली दो वीड तो लैंड की वीड है, ये एक्वेटिक है, एक्वेटिक अनवांटेड प्लांट है। टेरर ऑफ बंगाल से, क्योंकि अभी पूरी इंडिया में, पहले बंगाल से शुरू होके अब पूरी इंडिया में है। तो एलियन स्पीशीज ही थे ये तीनों, बाहर से लाए गए थे। को एक्सटिंक्शन, जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है उसके साथ जब दूसरी स्पीशीज, उस पर डिपेंडेंट स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट होने लगती है, क्योंकि नेचर में हमेशा एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से क्या रहती है, एसोसिएटेड, दोनों एक साथ ही रहती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल द होस्ट स्पीशीज, होस्ट जो स्पीशीज हैं वो फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, ऑल दोस पैरासाइट एक्सक्लूसिवली फाउंड ऑन इट विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। अगर होस्ट स्पीशीज मतलब वो होंगी, when a species become extinct, the plant and the animal species associated with it in an obligatory manner also become extinct. For example, if the host fish species become extinct, all those parasites exclusively found on it will also be extinct. Narrowly utilitarian, अब ये कुछ यूजेस हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को अगर हम कंजर्व करेंगे तो हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। कि बायोडाइवर्सिटी को अगर हम कंजर्व करते हैं तो हमें फायदा है, बिकॉज प्लांट ही सोर्स हैं सारी बायोडाइवर्सिटी। प्लांट अगर ज्यादा अच्छे होंगे तो एनिमल्स की पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी और उससे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। तो नैरोली यूटिलिटेरियन ये है कि प्लांट पे हम लोग फूड के लिए डिपेंडेंट, तो प्लांट्स को अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को, फॉरेस्ट को और बड़े बड़े नेशनल पार्क और इस तरह से हमने कंजर्व कर लिया तो हमारे पास फूड, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट सब रहेंगे, बिकॉज हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट्स रहेगी, हमारी सॉइल अच्छी रहेगी तो इसलिए फूड हमें मिलता रहेगा, फायरवुड हमें मिलती रहेगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमारे हमें मिलते रहेंगे, फाइबर्स हमें मिलते रहेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, तो नैरो यूज तो ये होते हैं। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन हमारा यूज होता है इकोसिस्टम की सर्विसेज हमें मिलती हैं। अमेज़न फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस 20% ऑफ द टोटल, अमेज़न का जो फॉरेस्ट है वो 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट्स ड्यू टू पॉलिनेटर्स, बीज, बर्ड्स, बैट्स, इकोसिस्टम की सर्विसेज देते हैं हमें बहुत सारे एनिमल्स। तो जैसे पहला सर्विस तो यही दे रहे हैं कि अर्थ में ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं फॉरेस्ट, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट्स बनाते हैं। पॉलिनेशन, बीज, बर्ड्स, ये पॉलिनेटर्स हैं, ठीक है, तो ये पॉलिनेशन करते हैं। एस्थेटिक प्लेजर्स ऑफ वॉकिंग थ्रू, हमें खुशी भी मिलती है अगर हम फॉरेस्ट और पेड़ों के पास से गुजरते हैं तो। अर्थ की स्पीशीज, अर्थ की कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू भी रखती हैं। मॉरल ड्यूटी है हमारी कि हम अर्थ की स्पीशीज को क्या करें, कंजर्व करें, ताकि आने वाली जनरेशन को भी इसको हमें दिया जा सके, उसको शेयर कर सके। तो रीजंस क्या है कंजर्वेशन के? दोनों रीजंस है, नैरोली यूटिलिटेरियन एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन।
लिए बायोडाइवर्सिटी इतना सारा यूज, हम बायोडाइवर्सिटी से बेनिफिट ले रहे हैं, तो हमें दो तरीके से बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हैं. वी कैन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन टू वेज, एक्स सिटू एंड इन सिटू. दिस इज इम्पॉर्टेंट. दो तरीके से हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होता है. इन सिटू मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, जब हम बायोडाइवर्सिटी को जैसी है वो ओरिजिनलिटी में वैसे ही कंजर्व करें तो इन सिटू. एंड जैसी अगर हम कहीं किसी और एरिया में उसको कंजर्व करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जानवर जो बिल्कुल अब एक्सटिंक्शन की रेट में है, उन्हें हमें कंजर्व करना है, तो हम उनको तो अलग से लाके कंजर्व करना पड़ेगा, उनको स्पेशल केयर अटेंशन की जरूरत है. तो उनको हम जूस में कैप्टिव ब्रीडिंग करा के उनके नए ऑफस्प्रिंग बनाकर तब, या सीड बैंक के थ्रू उनका जर्म प्लाज्म कंजर्व करके ऐसे उन्हें कंजर्व कर सकते हैं. तो वो एक्स2 मतलब एक्सटर्नल साइट पे हम उनकी नेचुरल हैबिटेट हटाकर हम उन्हें कंजर्व कर रहे हैं. दैट विल बी एक्स2 कंजर्वेशन. सो इसको ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है. एंड इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कि हमारे पास क्या बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं एंड व्हाट आर द एरियाज विच आर in the India which are the hotspots of biodiversity. Conventions कुछ अर्थ में कुछ ऐसी एरियाज में जहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात कही है, तो उनको हम कल डिस्कस करेंगे. आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे. तो हमने आज बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया. बायोडाइवर्सिटी का हमने दो यूज देखे कि नैरो यूज मतलब बहुत ही अभी शॉर्ट टर्म में यूज आने वाले यूज को बोलते हैं नैरो यूटिलिटेरियन व्यू, एंड जो हमें लॉन्ग टर्म में यूज आता है when we will conserve, if we will conserve the plants, it will be used for the long term. The services the biodiversity will give us will be for the whole world. So इसके लिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन यूज ये रहता है. एंड हमारी मॉरल ड्यूटी भी है कि हम बायोडाइवर्सिटी को क्या करें, कंजर्व करें. नैरोली यूटिलिटेरियन यूज में ये सब यूजेस बताए हैं. फूड क्रॉप्स हमें मिलेंगी, फायरवुड हमें मिलेगा, फाइबर मिलेगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलेगा. तो इसको हम अभी एक बार एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं इन दोनों टॉपिक्स को, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ताकि आप और कनेक्ट कर पाओ उसको. Chapter 15 is going on. So we have to search from the PDF of class 12th. So we can see this is the chapter which are given. We are opening the chapter 15, and here you are having this. So our topic is in the last portions, so we will move to that portion. So this is there. So you have to read by both, by the NCERT as well as by the PowerPoint. Importance of species diversity, हम उनको इसीलिए कर रहे हैं. कल हमने बात कर ली थी टिनबेन की, पॉल अर्लिक की, रिवेट हाइपोथेसिस की. इम्पॉर्टेंट है कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, पॉल अर्लिक ने कहा था, जो की स्पीशीज हैं, जो जैसे कि उसकी तरह हो, जो कि मेजर इकोसिस्टम की ऐसी स्पीशीज जो मेजॉरिटी में इकोसिस्टम को अच्छे से कैरीड आउट कर रही हैं, उसको बैलेंस मेंटेन करके रख रही हैं.
एंड ये थ्रेट टू द फ्लाइट सेफ्टी, फ्लाइट के अगर ये इकोसिस्टम एक प्लेन की तरह किया जाए, कोरेस्पॉन्डिंग उसको समझा जाए, तो ये क्या करेंगी, दीज स्पीशीज विल आर ड्राइविंग द इकोसिस्टम एंड ये उनकी तरह है कि स्पीशीज जो कि उसके एरोप्लेन के पंख हैं, पंख अगर टूट जाएंगे तो एरोप्लेन उड़ नहीं पाएगा, इट विल बी फॉलिंग डाउन। तो उनके अगर हमने नट बोल्ट्स ढीले करे, रिवेट कॉपर यही है, अगर मान लो कोई एरोप्लेन के स्क्रूज को ढीला कर रहा है, तो अगर वो विंग ब्लेड्स के स्क्रूज को ढीला करेगा तो एरोप्लेन को क्रैश हो सकता है, तुरंत वो गिर सकता है, इकोसिस्टम बिल्कुल क्रैश हो सकता है। तो कुछ स्पीशीज ऐसे प्लेन के विंग्स के स्क्रूज की तरह काम करती हैं, जो कि मेन रिवेट्स हैं, which is in which is making the airplane work. So ऐसी स्पीशीज को की स्पीशीज कहते हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, एंड अदर स्पीशीज आर कॉल्ड द डिपेंडेंट स्पीशीज ऑन दैट। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 4 पॉइंट्स हम लोग समझ चुके हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स जिनके हमने नाम भी उधर पावर पॉइंट में उनके डायग्राम भी देखे, क्वागा, डोडो एंड स्टेलर सी काउ, रशिया, बालिन, जैविन, कैस्पियन टाइगर्स, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एनिमल्स, इनके नाम आपको याद रखने हैं। एंड देन हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज एक्सटिंक्शन एंड को एक्सटिंक्शन, ये हमने समझ लिया। अब यहाँ हम देखते हैं narrowly utilitarian and broadly utilitarian uses of conserving the biodiversity. So it's loading. So okay, it's here. So now we will open chapter 15. So these are the species, and कंजर्वेशन से पहले हम यूटिलिटेरियन, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अगर हम कंजर्व करना चाहते हैं तो हम क्यों कंजर्व करना चाहते हैं? ऑब्वियस रीजंस हैं कुछ, तो इक्वली इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल रीजंस। इन 3 रीजंस की वजह से हम कंजर्व करना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी को। नैरोली यूटिलिटेरियन में तो हमारे डायरेक्टली जो डायरेक्ट प्राइम यूज है जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलेंगे, जैसे ह्यूमन को फूड मिलेगा बायोडाइवर्सिटी से, फायरवुड मिलेगी, फाइबर मिलेगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलेगा, टैनिन, ल्यूब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, ये सब मिलेंगी। तो इससे मेडिकल इंपॉर्टेंस भी है इसका बायोडाइवर्सिटी का। More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide we derived from the plants. प्लांट से कुछ ड्रग्स निकलते हैं। 25,000 प्लांट्स कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में, नेटिव पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। नोबडी हु नो हाउ मेनी न्यू मेडिसिनल
प्लांट्स आर देयर एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बायो प्रोस्पेक्टिंग एक फील्ड कहा जाता है। बायो प्रोस्पेक्टिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक और स्पीशीज डाइवर्सिटी को प्रोस्पेक्ट करता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स की। क्या होगा, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स says that biodiversity play major role in ecosystem services। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन वहीं दूसरी तरफ ध्यान देता है, जहां नैरोली यूटिलिटेरियन डायरेक्टली बेनिफिट्स की तरफ ध्यान देकर बायोडाइवर्सिटी को बचाता है कि हमें इतनी सारी चीजें मिलेंगी। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन ये ध्यान देकर बचाता है बायोडाइवर्सिटी को, क्या है, बायोडाइवर्सिटी हमें इतनी सारी इकोसिस्टम सर्विस देता है, तो इसलिए हमें उसे बचाना चाहिए। हमारी के लिए हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, हमारी जो स्पीशीज है उन्हें बैलेंस में रखता है। एंड डिविंडिंग अमेज़न फॉरेस्ट अगर कम हो गए, 20% टोटल ऑक्सीजन अर्थ वहीं से आ रही है, तो उसका बहुत बड़ा हमें वी कैन पुट द इकोनॉमिक वैल्यू, हमें उसके ऊपर पैसे इतनी अनलिमिटेड सोर्सेज हमें दे रहा है। अभी कोरोना के टाइम में इतना ज्यादा वो होने की वजह से ऑक्सीजन कितनी महंगी मिल रही थी, कोई को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, तो वो इस वजह से भी मरा था। तो बिकॉज ऑक्सीजन इतनी जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, और वो ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलती है फॉरेस्ट से, प्लांट्स से, और इसीलिए हमें उन्हें प्लांट्स को बचाना चाहिए, फॉरेस्ट को और लगाना चाहिए, प्लांट्स को और लगाना चाहिए। पॉलिनेशन जो होती है, विदाउट विच, पॉलिनेशन के बिना हम लोग ये सोच नहीं सकते कि बीज बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे। तो फ्रूट्स हमें कितने सारी वाइटामिन मिनरल्स देते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो बम्बल बीज बैट्स वगैरह क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये पॉलिनेटर खत्म हो जाएंगे अगर, तो हमारे प्लांट्स भी क्या नहीं हो पाएंगे, फ्रूट्स नहीं बना पाएंगे, फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करेंगे तो हमारा जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ अच्छी रहेगी, हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से फ्लावर्स उगेंगे, उनमें उनमें फ्रूट्स आते रहेंगे। तो इस तरह से इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। तो ये रीजन हो गया एक ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। और तीसरा रीजन बनता है एथिकल रीजन, कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना चाहिए। तो इट इज कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू O2 मिलियन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब स्पीशीज, क्योंकि हमारा ये धर्म हो गया एक तरह से, क्योंकि हमें बायोडाइवर्सिटी ने बहुत सारी चीजें दी, इसीलिए मिलियन प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रोब्स स्पीशीज हैं जो हमें बहुत सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस वजह से हमें फिलोसफिकली भी और स्पिरिचुअली भी हमें ये समझना चाहिए कि इन स्पीशीज को हमें इनकी वैल्यू के लिए, क्योंकि इतना काम कर रहे हैं, उनकी वैल्यू के लिए हमें इन्हें बचाना चाहिए। इकोनॉमिक वैल्यू है इनकी हमारे लिए, एंड हमारी मॉरल ड्यूटी बन गई है कि अब हम प्लांट्स को बचाएं। ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी बन गई है, और ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन्स को भी जंगल, उनके जानवर, ये सब उनको मिले देखने को। नहीं तो फिर अगर नहीं बचाए तो ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो हमने एनसीईआरटी से भी ये कि हमें क्यों बचाना चाहिए बायोडाइवर्सिटी, इसको रिवाइज किया, इसको पढ़ा, लाइन बाय लाइन समझा, और पावर पॉइंट से भी हमने वो स्पीशीज देखी, जो कुछ स्पीशीज जो खत्म हो चुकी थी, वागा, डोडो, एल्सीन, ये कुछ जिन्होंने एक्सटिंक्शन फेस किया है, ऐसी स्पीशीज। ये सब हमने देखा कि एलियन स्पीशीज में नाइल पर्च का एग्जांपल हमने देखा कि कैसे नाइल पर्च के आने से जो फिश थी वो खत्म हो गई, चिटलिड फिश खत्म हो गई। 200 स्पीशीज थी चिटलिड फिश की लेक विक्टोरिया में। जब नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया तो ये पूरी स्पीशीज खत्म हो गई। एंड पार्थिनियम कैरेट ग्रास एक वीड की तरह इंट्रोड्यूस हो गई है बाय इन्वेजिव स्पीशीज है, ये बाहर से आई है। लैंटेना भी बाहर से है, वाटर हाइसिंथ इकोर्निया भी बाहर से आया है। तो दीज आर द एलियन स्पीशीज व्हिच आल्सो पोजेस थ्रेट टू द एक्वा प्रोसेसेस एंड पर्पस थ्रेट टू द एक्सटिंक्शन। इंडिया में भी जब कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश इंट्रोड्यूस हुई तो इंडियन कैटफिश खत्म, इंडियन कैटफिश एक्सटिंक्ट फ्रॉम आवर रिवर्स। तो एलियन स्पीशीज के आने से और को एक्सटिंक्शन होने से, मतलब एक जो स्पीशीज खत्म होगी तो उसके साथ साथ उस पर डिपेंडेंट दूसरी स्पीशीज भी खत्म हो जाएगी। जैसे अभी बात करी, जब बीज खत्म होंगे, पॉलिनेटर्स खत्म होंगे, तो इसकी वजह से फ्लावर्स की लाइफ को भी खतरा हो जाएगा। मधुमक्खी अगर खत्म हो जाएगी तो फ्लावर्स को पॉलिनेट कौन करेगा। तो ये लॉसेस हैं, को एक्सटिंक्शन हमें बचानी चाहिए, ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए, किसी का भी हैबिटेट लॉस नहीं करना चाहिए, जंगलों को काटना नहीं चाहिए।
बचा सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के कॉजेस और हमें क्यों बचानी चाहिए बायोडाइवर्सिटी, ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। विद दिस आई एम लाइक टू फिनिश द क्लास हियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको सही से पूरा पावर पॉइंट और एनसीईआरटी दोनों से समझाया है, तो आई थिंक आप इसके नोट्स बनाएंगे एंड यू शुड मेक द नोट्स, क्योंकि जब आप लिखते हो तब आपको ज़्यादा और अच्छे से कनेक्शन होगा, आपके ब्रेन में ज़्यादा समझ में आता है। सो विद दिस आई एम लाइक टू एंडिंग द सेशन हियर।